जी जनाब, आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? मुझे लगता है बीच में कोई गड़बड़ हो गई है। जी अब्दुल वहाब सर, आवाज आती रही है बीच में मेरी कि नहीं आई है? अब्दुल वहाब, आवाज आ रही थी मेरी जब मैं पहले बोल रहा था अभी, लास्ट 5 मिनट्स। जी यासिर साहब, आप भी बिजली की वजह से डिस्कनेक्ट हुए थे? यासिर साहब, सईद मस्तीन तो मेरा ख्याल है अभी तक लॉग इन हो ही नहीं पाए। उसके बाद नहीं, अभी तो थे ही यहाँ पर। जी वहाब, अब्दुल वहाब साहब। यासिर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट हुआ हुआ है। जी अब्दुल वहाब साहब बोलिएगा। सर जी बोले। यासिर, रिजवान साहब, आपको आ रही है मेरी आवाज? उमर यस मसूद। सर, आ रही है आवाज। जी सर, आवाज आ रही है। तो इतनी खामोशी क्यों है? ऐसे खामोश करके बैठे हुए हैं। नोबडी इज टॉकिंग। मुझे क्या पता कोई बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ। अच्छा खैर, अब मैं इतना कुछ बोल चुका हूँ, पता नहीं किसी ने सुना है नहीं सुना है, मुझे तो समझ ही नहीं आती कोई। एनीवेज जी, तो जो ये आपके क्या कहते हैं, रिस्क रिस्पांस प्लान, रिस्क रिस्पांस का प्रोसेस है। इसके अंदर भी उसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इनपुट है, रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान इसमें चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट प्लान और कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, कॉस्ट बेसलाइन। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में लेसन लर्न रजिस्टर है, प्रोजेक्ट स्केड्यूल है, टीम असाइनमेंट्स हैं, रिसोर्स कैलेंडर है, रिसोर्स रजिस्टर, रिसोर्स रिपोर्ट और स्टेक होल्डर रजिस्टर। बाकी एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर और प्रोसेस एसेट्स हैं। यहाँ हमने क्या करना है? पहली बात, एक्सपर्ट जजमेंट का इस्तेमाल, डाटा गैदरिंग, मतलब रिस्पॉन्स करने के हवाले से मे बी यू नीड टू इंटरव्यू सम ऑफ द स्टेक होल्डर्स। फैसिलिटेशन, अपनी टीम को बिठाएं और उनके साथ फैसिलिटेशन करें और डिस्कशंस करें। और नतीजे में आपने करनी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करनी है, स्ट्रेटजीज फॉर थ्रेट्स, स्ट्रेटजीज फॉर अपॉर्चुनिटीज। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म की स्ट्रेटजीज हो जाएंगी। फिर कॉन्टीजेंसी को रिस्पॉन्ड करने की अलग स्ट्रेटजीज होंगी, ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क की अलग स्ट्रेटजीज होंगी। और कहीं अगर आपको डाटा एनालिसिस करना पड़े, मिसाल के तौर पे कहीं आपको अल्टरनेटिव्स आ जाए, यार ये करें या वो करें, वो जो डिसीजन ट्री में हम जैसे करते थे, अल्टरनेटिव एनालिसिस और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि हम इन दोनों में से कौन सा रास्ता ज्यादा बेहतर है। डिसीजन मेकिंग, मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा क्राइटेरिया है, दो से ज्यादा क्राइटेरिया हैं, तो फिर वो बबल वाला तरीका जैसे हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, वो वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वालिटेटिव में पढ़ा था ना, बबल बन जाता है बड़ा। एक्स एक्सिस पे एक वेरिएबल है, वाई पे एक वेरिएबल है, और जो डॉट है जो आपका, वो बजाते खुद एक वेरिएबल बन जाता है। वो इम्पैक्ट को शो कर रहा था। बड़ा बबल होगा तो बड़ा इम्पैक्ट, छोटा बबल होगा तो छोटा। आउटपुट में हमारे पास चेंज रिक्वेस्ट हो सकती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट हो जाएगा, जिसमें ये तमाम डॉक्यूमेंट, स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान, कॉस्ट, क्वालिटी, रिसोर्स, जो भी रेलेवेंट है, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान पे भी असर जा सकता है। और बाकी आपकी बेस लाइन्स इसमें अपडेट हो जाएंगी। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट में अजम्पशंस लॉग अपडेट होगा, कॉस्ट फोरकास्ट होंगी, लेसन लर्न रजिस्टर हैं, प्रोजेक्ट स्केड्यूल, प्रोजेक्ट टीम असाइनमेंट्स, रिस्क रजिस्टर और रिस्क रिपोर्ट्स वगैरह, दिस ऑल विल बी अपडेटेड। नाउ लेट अस फोकस ऑन द स्ट्रेटजीज नाउ। आम जिंदगी में, अच्छा खैर ये मैं थोड़ी सी डिस्कशन कर लूं। देखिए जी, मैं अक्सर लोगों को ये बात समझाता हूं कि हैजर्ड में और रिस्क में फर्क है। हम इस सब चीजों को मिक्स कर जाते हैं। हैजर्ड, क्राइसिस, डिजास्टर, रिस्क, सब कुछ हम एक हलवा बनाते हैं और खा जाते हैं। देखिए, हैजर्ड एक ऐसी चीज है जो कुदरती आफत है, जिसको प्रोजेक्ट की औकात ही नहीं है कि उसके बारे में सोच सके या अपने आप को काउंटर कर सके। थोड़ी बहुत एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्शन करो तो अर्थक्वेक प्रूफिंग कर लो, जिस हद तक हो सकती है। लेकिन अर्थक्वेक प्रूफिंग की गारंटी तो नहीं है ना। अगर जमीन ही शक हो जाए,
आपकी पूरी बिल्डिंग उसके अंदर गिर जाए, तो प्रूफिंग किस वो अर्थक्वेक प्रूफिंग किस बात की? वो तो सिर्फ इस हद तक है ना कि जी थोड़े बहुत एक खास रेक्टर स्केल तक के अगर धचका आए तो उससे बिल्डिंग को कोई इफेक्ट ना पड़े, मगर अगर कोई इससे ज्यादा डैमेजिंग बात होती है, जमीन ही टूट जाती है, फट जाती है, तो क्या करेंगे आप? तो हैजर्ड का कोई जवाब नहीं है, खास तौर पे प्रोजेक्ट के पास कोई जवाब नहीं है। ये जो मैंने अभी कहा कि आप अर्थक्वेक प्रूफिंग कर लें, तो कोई थोड़ी बहुत हल्की फुल्की प्रूफिंग या प्रिवेंशन करने की हम कोशिश तो कर सकते हैं, मगर दिस इज नॉट कोई इतना सूदमंद तरीका नहीं है। और ये वो फोर्स मेजोर टाइप की चीजें होती हैं जो हैजर्ड्स होते हैं, ये प्रोजेक्ट की औकात से बाहर होती हैं। जो चीजें प्रोजेक्ट नहीं काउंटर कर सकता ओवरऑल, उनके लिए आपके जंगें हो गई, कोई कुदरती आफतें हो गई, तो इस सूरत में हम थोड़ी बहुत एहतियाती तदबीर प्रिवेंशन के लिए कर तो सकते हैं, लेकिन एज सच इनको भुगत नहीं सकते। मैंने एक एग्जांपल दी थी कि एक स्कूल है कश्मीर में आप बना रहे हैं, और वो कश्मीर में नजर आता है, वो वहीं धंस जाता है, तो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट तो सफाए हस्ती से मिट गया ना। तो अब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे जी प्रोजेक्ट में रिस्क मैनेजमेंट करनी चाहिए थी। क्या कर लेते आप रिस्क मैनेजमेंट करते? इतना तो नुकसान नहीं हुआ जितनी इन्वेस्टमेंट आपने लगाई है। ये तो प्रोजेक्ट की औकात से बड़ा खदशा है। तो ये तो दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर कि वो इस रिस्क को आइडेंटिफाई करे और इसका कोई इलाज करे। ये किसी और लेवल की बात है। तो इसको हम फोर्स मेजोर में करते हैं, और ये चीजें ऐसी हैं, कुदरती आफतें, जिनकी वजह से प्रोजेक्ट्स मुकम्मल तौर पे खत्म भी हो सकते हैं। फिर अच्छा, मैं वही बात हैजर्ड की बात आगे चला लूं। हैजर्ड के बारे में सोचना नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का काम हो सकता है, ठीक है जी, लेकिन इंडिविजुअल लेवल का या प्रोजेक्ट या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की बातें ये नहीं है। मतलब आप कहें कि जनाब पाकिस्तान में फॉल्ट लाइंस क्या कह रहे हैं डेवलप हो रही हैं, और इनको रोकने के लिए हमें लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने पड़ेंगे, और वो प्लांटेशंस करें और ये करें और वो करें, जो भी कुछ मतलब उस कुदरती आफत को जितना कम करने के लिए लॉन्ग टर्म अगले 50 साल में हमें क्या करना चाहिए, तो दैट काइंड ऑफ थिंग कैन बी डन, और वो थोड़ा बहुत असर उस पर डाल भी सकती है। या फिर आप ये अंग्रेजी की फिल्में देख लें जो बनाई होती हैं उन्होंने, वो ऐसी ऐसी आफतें जो इंसानी कंट्रोल ही में नहीं है, वो उसको भी काबू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मतलब वो मेटियोर आ रहा है और जनाब अभी वो आसमान पे ही है, और आप अपना सिस्टम लेके उसके ऊपर चले गए, जाके एटॉमिक एक्सप्लोजन कर दिया और उसको वहीं फाड़ दिया। ऐसा कहाँ होता है? ठीक है, या जमीन की कोर डिस्टर्ब हो गई है जी, अब हम इसके अंदर लावे में जाके एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेंगे और पता नहीं उससे क्या कर लेंगे। तो ये नॉनसेंस किस्म की बातें हैं, ये ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन वो जो जैसे मैंने कहा लॉन्ग टर्म अगर कुछ कार्रवाई हो सकती है, जैसे हमने कहा कि जी अगर प्लांटेशन ज्यादा हो तो क्वेक्स के चांसेस निस्बतन कम हो जाते हैं। ठीक है, शायद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता हो, वो हम कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो हकीकत है, हैजर्ड जब अक्कर हो जाए, हैजर्ड रिस्क की तरह एक खदशा है कि पता नहीं हो जाएगा या नहीं होगा। लेकिन जब ये हो जाता है, जैसे रिस्क जब हो जाता है तो इशू बन जाता है ना। तो जब हैजर्ड हो जाता है तो इसको कहते हैं डिजास्टर अक्कर हो गया, डिजास्टर हो गया। अब इस डिजास्टर के ऊपर एक है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब है कि इसका जो इनिशियल शॉक इफेक्ट है उसको रिड्यूस किया जाए। मतलब जो लोग जिनकी लाशें पड़ी हुई हैं और जो जिनके घर तबाह हो गए हैं उनको इमीडिएटली रिलीफ दिया जाए। दिस इज डिजास्टर मैनेजमेंट। और फिर उससे जो क्राइसिस बिल्ड होता है, उस क्राइसिस को फिर हम लॉन्ग पीरियड के लिए कंट्रोल करते हैं, और क्राइसिस मैनेजमेंट में गो ऑन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में भी। यानी आप कहते हैं जी कश्मीर में जल्जला आया था, उसके बाद 5 साल तक हम क्राइसिस मैनेज करते रहे, फिर जब चीजें नॉर्मलाइज हुई तो हम डिसएंगेज होकर वापस आ गए। तो डिजास्टर वो तबाही है जो उस हैजर्ड के अक्कर होने से हुई, और फिर उसको क्राइसिस को हमने
लाइफ नॉर्मलाइज करने के लिए जो एफर्ट की, वो हमने उसके क्राइसिस को मैनेज किया, क्योंकि जो क्राइसिस था वो एबनॉर्मल था। ये तीन चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, हैजर्ड, डिजास्टर और क्राइसिस, ये रिस्क की औकात से बाहर हैं और बड़ी हैं, प्रोजेक्ट में डिस्कस नहीं होती। प्रोजेक्ट में जो चीज डिस्कस होती है वो है प्रोजेक्ट का रिस्क। और लाजमी बात है, प्रोजेक्ट का रिस्क प्रोजेक्ट की औकात जितना होना चाहिए उससे छोटा होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर बड़ा होगा तो वो फिर उस कैटेगरी में चला जाएगा, हैजर्ड की कैटेगरी में चला जाएगा। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अब अंदरूनी तौर पे जो रिस्क है उनके साथ हम क्या सलूक कर सकते हैं, हम अगर बुरा रिस्क है तो उससे बचने की कोशिश कर सकते हैं, अच्छा रिस्क है तो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। रिस्क को अगर बुरा रिस्क है तो हम उसको किसी और के हवाले करने की सोच सकते हैं। अब बुरा रिस्क है, अच्छा रिस्क है तो हम उसको शेयर करने का सोच सकते हैं। फिर मिटिगेशंस आ जाती हैं। मिटिगेशन में हम दो दो एलिमेंट्स हैं ना आपके रिस्क के। एक तो रिस्क के अंदर प्रोबेबिलिटी है और रिस्क के अंदर का नुकसान है। अब दोनों में से एक आइटम, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं किसी एक को भी कम कर दूंगा तो ओवरऑल इंपैक्ट कम हो जाएगा। या तो मैं इस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी घटा दूं या इससे होने वाला नुकसान घटा दूं। अब जैसे हम ये कहते हैं कि जी इस कमरे में अगर आग लगने के चांसेस हैं, तो अगर प्रोबेबिलिटी घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे। मुझे थोड़ा सा इंटरेक्शन चाहिए कि आप लोग अगर थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें तो बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो सकती है। इस कमरे में आग लगने के चांसेस हैं, आप इन चांसेस को कैसे घटा सकते हैं। आग लगने की प्रोबेबिलिटी कम कैसे हो सकती है, कितनी है, फर्ज करें 10% है, इसको आप घटा सकते हैं। जी जनाब। कोई कसम खाई हुई है आप लोगों ने कि पार्टिसिपेट नहीं करना। जी वकास साहब, जी वकास साहब बोलिए, और फिर उमर साहब की तरफ आता हूं। जी सर, वकास साहब बोलिए। सर मैं उमर हूँ। जी उमर साहब। वकास जी। सर हम लोग कर सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम। सर पहले पहले इंस्टेंस में हम यही कर सकते हैं हम लोग फायर प्रूफ मटेरियल इस्तेमाल करें बिल्डिंग के अंदर। उसके बाद जो वायरिंग है हमारी उसको हम लोग जो है ना मतलब बनाएं ताकि शॉर्ट सर्किट का कोई खतरा ना हो। इस सर तरह दो से हम प्रोबेबिलिटी काफी मतलब कम कर सकते दो बातें। पहली बात तो ये कि ये तो हल हैं। तो जी बाद में निकालेंगे ना। पहले तो आप मुझे ये बात जी बता सर। दीजिए कि व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी कम कैसे हो सकती है। मतलब पहले तो ये बताएं कि आग लगने के सोर्सेज क्या हैं, पहले उनको आइडेंटिफाई करें, फिर उनको घटाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर। सर शॉर्ट सर्किट है वायरिंग के अंदर, एक सोर्स ये हो शॉर्ट गया आग सर्किट लगने का। ठीक हो गया। दूसरा सर, ये जो गैस के जो कनेक्शन है सर इनके अंदर लीकेज, दूसरा सोर्स ये हो गया। गुड हो गया जी। तीसरा। सर दो मेन सोर्स तो यही है। तीसरा अब सर बाकी और बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन दो मेन यही है। चलें इन दो को ले लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि शॉर्ट सर्किटिंग वाले प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। मतलब वजह क्या है सर शॉर्ट, हम वाई शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है। ऐसे ही तो नहीं कह दिया ना, कोई वजह होगी। सर वायरिंग के जो मटेरियल होता है वो ठीक नहीं होता और उसके जो कनेक्शन होते हैं वो अगर ठीक ना लगे हुए पुअर क्वालिटी ऑफ वायरिंग और हो। कनेक्टिविटी, राइट। जी इसका सर। क्या हल होगा। जी सर। सर इसका तो मतलब जब हम लोग इसको इनिशियल स्टेज पे हमने इसको मतलब चेक करना होगा क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू, ओके। मतलब इंस्पेक्शन अगर करके। और अगर तो ये वायरिंग लग चुकी है, कनेक्टिविटी हो चुकी है, तो फिर इसकी रिप्लेसमेंट की जाए। ठीक है जी। जी सर। अगर नहीं हुई तो फिर तो हम हमारी बचत है ना, फिर तो हम पहले से ही प्लान कर सकते हैं। अगर ये जी सर। अगर ये नहीं हुआ अभी तक, तो फिर तो मैं कहूंगा कि भाई एस्टिमेट्स को, जो एस्टिमेट लगे हुए हैं उनको करेक्ट करो और उसके अंदर एडिशनल कॉस्ट डाल के और ये अच्छी वाली वायरिंग लगा लो। या अगर वायरिंग एग्जिस्ट करती है तो फिर हमारी डबल एफर्ट हो जाएगी, पहले तो वायरिंग को उतारना और फिर नई वायरिंग का खरीदना और उसे लगाना, राइट।
तो ये इसमें कुछ पैसा लगेगा, लाजमी बात है। लेकिन अच्छी वायरिंग से अगर आपकी 10% की प्रोबेबिलिटी कम होके 1% पे आ जाती है, खत्म तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी तो रहेगी, तो इसका मतलब है कि मैंने रिस्क को डील कर लिया। प्रोबेबिलिटी को कम करने की वजह से मैंने रिस्क को काफी इफेक्ट कर लिया। वही बात, 1 लाख का रिस्क अगर 10% के हिसाब से देखा जाए तो 10,000 का है, 1% के हिसाब से देखें तो 1,000 का है। जी अर्शद साहब। अर्शद मैं बताऊं। जी सर, बिल्कुल प्रॉपर गेज की वायर का यूज होना, और जैसे आपने कहा कि अगर वायर यूज हो चुकी है फिर एक तो रिप्लेसमेंट की ऑप्शन है, फिर ये भी है कि लोड रिकैलकुलेट कर लें सर, कि अगर मिसाल के तौर पे ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है कि सारी वायरिंग चेंज होनी है, तो उस सूरत में फिर हम लोड ही उतना रखें उस कमरे में और कि वो ओवर हीट ना करे वायर्स को। दैट वुड बी चले, वन ऑप्शन। इसके अलावा वेंटिलेशन होनी चाहिए, ये इंश्योर कर लिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल। ये रिस्क की थोड़ी सी मिटिगेशन में सर। अच्छा, अब और इंटरेस्टिंग। फिर प्रॉपर एसओपी, जी जी। जिसे प्रॉपर एसओपी के लेट्स से क्लोज ऑफ द वर्किंग आवर्स पे, और देन वंस वी आर कमिंग बैक टू द वर्क, तो उस वक्त खिड़कियां दरवाजे खोल लें एंड थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट सर, वो जो नॉर्मल प्रिवेंटिव मेजर्स होती हैं। एसओपी एक डिटेल्ड हो, तो ओके, मोटी मोटी चीजें आती हैं। जो भी इकदामात प्रोबेबिलिटी को कम करने के लिए लिए जा सकते हैं, वो सारे इकदामात मोस्ट ऑफ द टाइम आप फ्रंट लिए जा सकते हैं। मैंने रिस्क आइडेंटिफाई किया और हमने कुछ, जैसे इन्होंने कहा एहतियाती तदाबीर, हमने वो एहतियाती तदाबीर ले ली, हम अभी भी फौरन ले सकते हैं। ठीक है जी। या अगर ऐसा नहीं हो सकता तो, या बहुत महंगे इकदामात हैं, तो हम कहते हैं कि अच्छा, जब रिस्क हमारे इतना करीब आ जाएगा, जब हमसे सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पे होगा, तो तब हम ये इकदामात कर लेंगे, उनके लिए पैसे अलग करके रख लो। लेकिन कुछ इकदामात ऐसे होंगे जो हम पहले से ही कर लेंगे। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा कि वायरिंग चेंज करना शायद बहुत एक्सपेंसिव पड़े, तो हम बिला वजह अभी से वायरिंग चेंज नहीं करते। हम यूं करते हैं कि हम उसके लिए कैलकुलेट करके रख लेते हैं, और जब रिस्क करीब आए तो उससे पहले हम फटाफट वायरिंग चेंज कर देंगे। या और क्या हो सकता है जी प्रोबेबिलिटी को कम करने का, जो भी मेजर्स होंगे ना इस किस्म के। दूसरी तरफ आ जाइए, दूसरा एज ये है कि इससे जो नुकसान होना है, जैसे कि 1 लाख रुपए का, वो कम कैसे किया जा सकता है? बड़ा सिंपल। जैसे आपने पहले भी कहा, गालिबन कौन बता रहा था, वकास बता रहे थे कि जनाब हम ऐसा करते हैं कि हम जो मटेरियल ही ऐसा रखते हैं, हम वो जो 1 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है कमरे में, वो 1 लाख रुपए का माल जो है उसको हम फायर प्रूफ रखते हैं। हम ऐसे मटेरियल का बना हुआ माल लगाते हैं वहां पर जो फायर प्रूफ होगा। यस, दैट इज अ गुड चॉइस। दिस वी कुड हैव डन इवन अर्लियर। रादर, ये कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि मैं इंतजार करूं कि रिस्क आएगा तो फिर मैं खरीदूंगा। तो मैंने लकड़ी का सामान तो लगाना ही था। मैं कहता लकड़ी का हम नहीं लगाते एज अ प्रिंसिपल, और हम अभी से ये इकदाम कर देते हैं। तो आपने देखा कुछ इकदाम तो ऐसे होंगे जो फौरी किए जा सकते हैं, और कुछ के लिए हम इंतजार करेंगे। ये डिसाइड हो जाए कि कौन सा एक्शन कब होगा, कौन सी रिस्पॉन्स किस वक्त होगी। जो रिस्पॉन्सेज अभी ली जा सकती हैं वो हम अभी ले लेंगे, और जो जिनके लिए इंतजार करना है उसके लिए प्री डिटरमिन होना चाहिए कि कब इनके ऊपर एक्शन शुरू करना है, और फिर उसी हिसाब से आप अपनी टीमों को ब्रीफ कर देते हैं। फिर एक और बड़ा जबरदस्त जो आपके नुकसान को घटाने वाला तरीका है, वो है फायर एक्सटिंग्विशर। आग तो लग गई, आग तो लग गई जिस तरह भी लगनी थी, लेकिन आग से होने वाले नुकसान को जितनी जल्दी आग बुझाने की काबिलियत होगी उतना कम होगा। तो देयरफॉर फायर एक्सटिंग्विशिंग जो है, जो का मैकेनिज्म है, या जो एक्सटिंग्विशर आपने लगाने हैं, वो एक ऐसा काम है जो पहले से किया जा सकता है। मतलब इवन आपकी जो इनिशियल प्लानिंग है उसके अंदर ही आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जी फायर एक्सटिंग्विशर ऐड कर दो, फायर प्रूफ ये चीजें ऐड कर दो। दैट काइंड ऑफ एक्शंस कुड बी टेकन बिफोर हैंड। मतलब प्रोजेक्ट के मिड के या रिस्क के आने के वक्त को देख के नहीं करना।
अगर तो बहुत रिस्की है, आग शार लगने की बातें बहुत ज्यादा हैं, तो उस सूरत में इस तरह के छोटे मोटे इकदाम हम पहले से ही लेके रख लेते हैं। और फिर जो दूसरे इकदाम हैं जो ऑन टाइम लेने वाले हैं वो उस वक्त ले लिए जाएंगे। फिर मैंने कहा जी फर्ज करें आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उस खास स्पैन ऑफ टाइम के दौरान अगर बारिश हो गई तो काम खराब हो जाएगा। तो वो आपको पता है कि यार किस तारीख से किस तारीख के दरमियान मैंने ये लिंटर डालना है, तो उसके दरमियान अगर आग क्या कहते हैं बारिश के चांसेस बन रहे हैं, मौसम का हाल हो सकता है और कोई इंडिकेशंस हो सकती हैं, तो अगर मुझे बारिश होने का इम्कान नजर आए तो फौरी तौर पे मुझे क्या करना होगा? दो ही बातें हो सकती हैं, या तो मैं कहूँ कि अभी मैं छत नहीं डालनी, नहीं तो मुझे बाकायदा तौर पे उसको कवर्ड करना होगा ताकि बारिश जब कंक्रीटिंग हो रही है तो बारिश उसके ऊपर ना पड़ सके। ठीक है जी। तो वट एवर एक्शन यू नीड टू टेक, जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो एक्शन उस वक्त एक्टिवेट होगा। पहले से हम छत डाल के नहीं बैठे होंगे, वो कोई छतर बना के या कोई शामियाने लगा के नहीं बैठे होंगे, वो उस सूरत में जो इमरजेंसी की सूरत में। इसका मतलब है कि जब रिस्क बहुत करीब पहुंचने वाला होगा, मिसाल के तौर पे मौसमियात ने बताया कि जनाब बारिश होने का इम्कान है और आपने देखा काले बादल भी आ गए हैं, और अब काले बादल आ गए हैं तो अब कुछ कर लो ना भाई, अब नाउ इज द टाइम। तो दिस इज द टाइम व्हेन यू आप अपने वो शामियाने वगैरह खड़ा करते हैं या कवरिंग करते हैं उसकी और अपना काम करते हैं। या फिर आप पहले से ये डिसाइड कर लें कि इन केस ऑफ रेनफॉल वी विल नॉट डू दिस टास्क टुडे, दिस विल बी पेंडेड। तो फिर इसका मतलब है कि ये टाइम रिजर्व से आप सिखा रहे हैं कि जितना डिले होगा वो टाइम रिजर्व की तरफ चला जाएगा। खैर जी, ये चंद बातें हो गई, ये मिटिगेशन कहलाती है। मिटिगेशन का मतलब है कि जो नेगेटिव रिस्क है उसको घटाना, उसके होने का उसके प्रोबेबिलिटी को घटाना या उसके नुकसान को घटाना, दोनों में से एक भी चीज घटा दी जाए तो आपका ओवरऑल इम्पैक्ट कम हो जाए। और अगर कुछ ना कर सकते हो तो हम रिस्क को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये एक फार्मूला है रिस्क एक्सपोजर का, रिस्क रिडक्शन लीवरेज निकालने का। कहते हैं जी रिस्क एक्सपोजर पहले कितना था, पहले था 10%, 1 लाख, ये हो गया 10,000 रुपए का एक्सपोजर पहले था। अब आपने जो एक्शन लिया है उसकी वजह से आपका रिस्क एक्सपोजर घट के 1% हो गया है, जिसका मतलब है कि अब अगर नुकसान होगा तो 1 लाख पे 1,000 होगा। इसका मतलब है पहले एक्सपोजर क्या था 10,000 का, अब हो गया 1,000 का। 10,000 में 1,000 निकाले 9,000 आए, डिवाइडेड बाय द मनी यू हैव स्पेंट इन टेकिंग दैट एक्शन। ठीक है जी। फर्ज करें कि 5,000 रुपया लगा था, तो 9,000 डिवाइडेड बाय 5,000 विल गिव यू अ रिस्क रिडक्शन लीवरेज। अगर ये जवाब एक से अगर अबव आए तब तो फीजेबल है, मतलब जितना नुकसान होना था उससे कम पैसों में मैंने इसका हल भी निकाल लिया। और अगर इसका जवाब 1 आ जाए तो फिर तो कोई फायदा ना हुआ, इतने पैसे तो वैसे भी लगने थे, तो इतनी कोशिश करने की क्या जरूरत थी। और अगर 1 से कम आ जाए तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं। फिर ऐसी सूरत में हम ये डिसाइड करते हैं कि जिसका रिस्क रिडक्शन लीवरेज जो 1 से नीचे होगा उसको हम रिस्क को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है जी। तो रिस्क रिडक्शन कॉस्ट जो है वो आपने इधर लगाई। अब फर्ज करें रिस्क रिडक्शन कॉस्ट ज्यादा होती तो 15,000 होती, तो 9,000 डिवाइड बाय 15,000 तो जीरो से 0 पॉइंट समथिंग हो गया, तो दिस इज नॉट फीजिबल। एनीवेज जी, ये वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, 5 स्ट्रेटजीज हैं। इसमें पहली स्ट्रेटजीज दोनों तरफ एस्केलेट की है। ये जो है ये नॉर्मली नहीं इस्तेमाल होती, लेकिन यहाँ क्यों डाली गई है उसकी वजह ये है कि प्रोजेक्ट जो रिस्क है वो प्रोजेक्ट में है। अगर प्रोजेक्ट किसी प्रोग्राम के नीचे आता है तो लाजमी बात है कि प्रोग्राम का अपना एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान होगा और उसका अपना लेवल होगा रिस्क को मैनेज करने का। तो कुछ रिस्क तो मैं प्रोजेक्ट लेवल पे खुद डील करूंगा, लेकिन जो मेरी औकात से बड़े रिस्क होंगे जो प्रोग्राम मैनेजमेंट देख रहा है, ऐसे रिस्क में उसको एस्केलेट कर दूंगा। आइडेंटिफाई करते हुए मैं सारे रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा, लेकिन बाद में
जो रिस्क मैंने ऊपर भेज दिए हैं, एस्केलेट कर दिए हैं, उनके आगे मैं लिख दूंगा कि ये रिस्क किस वजह से हमने एस्केलेट कर दिया है, अब ये हमारा रिस्क नहीं है, ये प्रोग्राम का रिस्क है। यही केस पॉजिटिव में भी है कि जब कोई रिस्क पॉजिटिव हो लेकिन वो आपसे बड़े लेवल का हो, आप उसको एस्केलेट कर देते हैं। फिर नेगेटिव रिस्क को सबसे पहला इकदाम ये होता है कि इससे बचने की कोशिश की जाए, अवॉइड किया जाए। नेगेटिव रिस्क को अवॉइड करने का मतलब ये हुआ कि जिस रास्ते से रिस्क आ रहा है वो रास्ता ही बदल लें। मतलब आपको पता है कि जहां जहां साइक्लोन आने वाला है, इस एरिया में इंडिकेशन है, आप वो जनाब एरिया ही छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। तो इससे ये नहीं होता कि नुकसान नहीं होता, लेकिन आपने कम से कम अपना जानी नुकसान होने से बचा लिया। माल तो आपका गया, तबाह हो गया, जो भी कुछ होना था, लेकिन आपने जानी नुकसान बचा लिया। तो अवॉइड करने से आप उस रिस्क के रास्ते से हट जाते हैं। जब ये अपना एक जमाने में बेनजीर की हुकूमत थी और जरदारी साहब एनवायरनमेंट के वजीर होते थे, तो उस जमाने में ये इन्होंने अक्सर जो इंडस्ट्रीज थी उनको वार्निंग दी हुई थी कि जी आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो ये इकदाम कर लें, नहीं तो आपको बंद कर दिया जाएगा, जो भी कोई सजा दी जाएगी या क्या कार्रवाई होगी। खैर उसके पीछे प्लॉय कुछ भी रहा हो, उन्होंने उसे पैसे खाने थे या भत्ता लेना था या क्या करना था, वो एक अलग कहानी है। लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूं अवॉइडेंस की। एक इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत हैवी डैमेज लगाया। उन्होंने कहा कि जनाब आपका ये केमिकल निकलता है और ये जाके पानी में दाखिल होता है और इर्द गिर्द की सारी आबादी इससे पोल्यूट हो रही है, तो आप इस केमिकल को ट्रीट करके निकाला करें। उन्होंने जब उसे कैलकुलेट किया तो उसकी ट्रीटमेंट की कॉस्ट जो थी वो इतनी ज्यादा थी कि वो प्रोहिबिटिव थी। उन लोगों ने पता है क्या फैसला किया? उन्होंने कहा हम इस फैक्ट्री को यहीं बंद करते हैं और यहां से 40 किलोमीटर दूर जाकर गैर आबाद इलाके में नई इंडस्ट्री लगाते हैं, और वहां पे आबादी नहीं होगी तो नुकसान किसका होगा? क्योंकि जिस वक्त उन्होंने ये फैक्ट्री लगाई थी, उस वक्त यहां पर भी कोई आबादी नहीं थी। ये उस वक्त भी शहर से 30-40 किलोमीटर दूर था। लेकिन ओवर द इयर्स एक तो आबादी बढ़ गई और दूसरा यहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे, जो इसी फैक्ट्री में काम करते थे, उनकी आबादी बन गई और वही लोग थे जो उसे सफर हो रहे थे उसके केमिकल से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आगे चले जाते हैं, अगले चंद साल के लिए फिर हम सेफ हो जाएंगे, तो कम से कम ये दौर तो गुजर जाए। तो उन्होंने अवॉइड करने की कोशिश की। आप देखते हैं कि अवॉइड करने की भी कॉस्ट होती है, ऐसा नहीं होता कि अवॉइड मुफ्त में हो जाता है। दे सेक्रीफाइस द बनी बनाई फैक्ट्री, चलती हुई फैक्ट्री सेक्रीफाइस करनी पड़ी, उसका जितना नुकसान हुआ होगा वो हुआ और नई भी बनानी पड़ी। लेकिन उन्होंने ये समझा कि ये ज्यादा सूदमंद है। इसी तरह ये अवॉइडेंस है। उसके बाद दूसरा तरीका ये होता है कि जब आप अवॉइड नहीं कर सकते या आप और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं जी यार ये मेरा जो रिस्क है ना, ये कोई और ले ले। ठीक है जी, कोई और ले ले का मतलब ये है कि अगर से कि मेरी फैक्ट्री में आग लग जाती है तो इसका नुकसान कोई और पूरा कर दे। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि आप इंश्योर कराना चाहते हैं, आप अपना रिस्क किसी और को देना चाहते हैं एट अ प्रीमियम। आप इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं ना, तो प्रीमियम आप इसलिए पे करते हैं कि तुम जिम्मेदारी लो कि अगर मेरी प्रॉपर्टी को कुछ हुआ तो उसका नुकसान तुम पूरा करोगे। मैं तुम्हें इसके लिए इतने रुपए पर मंथ देने को तैयार हूं फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो उन्होंने तो ठेका कर लिया आपसे 20 साल का, उतने पैसे वो आपसे ले रहे हैं, और उन्होंने ये रिस्क कबूल कर लिया कि अगर कुछ हो गया तो फिर हम भुगत लेंगे। और उन्होंने स्टैटिस्टिकली ये जज किया हुआ था कि फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जितने भी केसेस हैं उसमें से कोई 1 या 2% में आग लगती है या इस तरह का मसला होता है, तो हर फैक्ट्री तो नहीं बंद होगी, हर फैक्ट्री में तो आग नहीं लग जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उन्होंने 100 फैक्ट्रियों को इंश्योर किया है, उनमें से एक फैक्ट्री में अगर आग लग भी जाती है तो दे हैव एम्पल मनी टू टेक केयर ऑफ दैट। ये इसके पीछे फिलॉसफी होती है जो इंश्योरेंस वाले इस्तेमाल करते हैं। बट एनीवेज, ट्रांसफरेंस का एक और रुख भी है, और वो ये है कि आपको याद होगा हमने प्रोक्योरमेंट में बात की थी और अभी आप प्रोक्योरमेंट पढ़ेंगे भी,
प्रोक्योरमेंट में कि हम वो चीजें आउटसोर्स करते हैं, जिनको वो काम आउटसोर्स करते हैं जिनको करने की या तो हमारे पास कैपेबिलिटी ना हो, या कैपेसिटी ना हो, और या फिर उनका रिस्क बहुत हाई हो। इन अदर वर्ड्स, जब भी हम कोई ठेका देते हैं तो बुनियादी तौर पे तो हम उसका रिस्क आगे ट्रांसफर कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स हैं जिसके अंदर से पता चलता है कि कहाँ ज्यादा रिस्क ट्रांसफर होता है, वो आप प्रोक्योरमेंट में पढ़ेंगे। लेकिन रिस्क का ट्रांसफर होना या ठेका देना किसी को रिस्क ट्रांसफर है, और आप कॉन्ट्रैक्ट इस किस्म का करें कि वो उस रिस्क का ज्यादा लोड वो कैरी करे। फिर आ जाती है मिटिगेशन, जिसमें इधर प्रोबेबिलिटी घटाएं या उससे होने वाले नुकसान को घटाएं, तो उसकी वजह से आपका इम्पैक्ट कम होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने का मतलब है खुली आंखों से, जानते बूझते हुए, सारी चीजें मद्देनजर रखने के बाद आपने ये फैसला किया कि मैं कुछ नहीं करूंगा, इस रिस्क को आने दो, देखा जाएगा। लेकिन यहां मैं ये बात करना चाहूंगा कि रिस्क एक्सेप्ट करने वाला कहीं ज्यादा वाइजर है। उसने ना सिर्फ रिस्क को पहचाना, उसने रिस्क को हर तरह से डील करने की कोशिश की, इसके लिए एस्केलेट करने की नहीं हुआ, अवॉइड करने की नहीं हुआ, ट्रांसफर करने की नहीं हुआ, मिटिगेट करने की नहीं हुआ। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। इसका मतलब है कि हम इसको हैंडल नहीं कर सकते, तो अब एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, जो कुदरत में लिखा है वो हमारे साथ हो जाएगा। ये इंसान उससे बहुत बेहतर है जो रिस्क एवर्स है। रिस्क एवर्स वो बंदा होता है जो रिस्क को जानते बूझते हुए आंखें बंद कर लेता है, कबूतर की तरह। जो रिस्क एवर्स एक बुज़दिल आदमी है जो हकीकत को सामना करना नहीं चाहता। उसे आप कहते हैं यार, तो तुम्हारे यहाँ आग भी लग सकती है, तुम्हारे फायर एक्सटिंग्विशर है, तो सर बुरी बुरी बातें ना किया करें, आग लग जाएगी, ऐसी बुरी बुरी बातें करते हैं, ऐसी बातें करें ना तो आग लग भी जाती है। मेरा मतलब है कि ये आदमी अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाहता। इसको जब आग लग जाएगी तो फिर इसको ख्याल आएगा कि यार मैं कुछ कर लेता, क्योंकि आग एक ही दफा लगेगी और जब लगेगी तो सब कुछ चाट जाएगी। तो इसने क्या किया है, इसने बगैर सोचे समझे, उसके असरात को मेजर किए बगैर, उसको अंडरस्टैंड किए बगैर, उसने एक्सेप्ट कर लिया है विदाउट एनीथिंग, जिसको मैं एक्सेप्टेंस कहना पसंद ही नहीं करूंगा। दिस इज मोर ऑफ अ रिफ्रेनिंग फ्रॉम इट। आंखें बंद कर ली, ठीक जी। ये बंदा रिस्क एवर्स है, ये कोई अक्लमंद आदमी नहीं है, जाहिल आदमी है जो कि रिस्क को एंटरटेन नहीं कर रहा। और एक और भी आदमी होता है, उसको कहते हैं रिस्क टेकर। हम बड़ा खुश होते हैं अगर कोई हमें कहे आप बड़े रिस्क टेकर हैं। रिस्क टेकर एक और बेवकूफ आदमी है। जैसे रिस्क एवर्स जो है वो रिस्क को देखते ही बुज़दिल डर जाता है और आंखें बंद कर लेता है। जो रिस्क टेकर है वो इतना कोई अहमक है कि वो रिस्क को देखते ही उससे लड़ने के लिए हेड ऑन टक्कर मारता है, और ये सोचे समझे बगैर कि मैं किस लड़ने जा रहा हूं, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो वहां पे जाके मरता है। तो ये कोई ब्रेवरी नहीं है। कहते हैं कि रिस्क लेना अच्छी बात है, लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड लेना चाहिए, मतलब सोच समझ के। जो चीज नामुमकिन है उसमें किस बात का रिस्क लेने जा रहे हो, उसमें तो मर जाओगे, ठीक है जी। तो सोच समझ के जिस चीज से जितनी जोर से टकराना है वो डिसाइड करें। जिस बंदे ने रिस्क एक्सेप्ट किया है उसने ये सब कुछ किया है, सोच समझ के फैसला किया है कि यार ये रिस्क तो मैं टकरा जाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ और नहीं कर सकता, मैंने कैलकुलेट कर लिया है। इसी तरह पॉजिटिव स्ट्रेटजीज हैं। पॉजिटिव स्ट्रेटजीज के अंदर वही एस्केलेशन, तो उसी तरह अगर पॉजिटिव रिस्क भी आपका अपना नहीं है, बड़े लेवल का है, तो ऊपर भेज दीजिए। अवॉइडेंस का उलट जो है पॉजिटिव में, वो है एक्सप्लॉइट। अगर एक अपॉर्चुनिटी है और वो आपके करीब से भी गुजर रही है, आपके एरिया, मतलब इट इज नॉट इवन इन योर वे, आप अपना रास्ता बदल के उस अपॉर्चुनिटी के रास्ते में जाके उसे एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, आप उससे
फायदा उठाना चाह रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, से के साथ वाले मोहल्ले में एग्जिस्ट करती है, आप जनाब बोरिया बिस्तर समेट के उस अगले मोहल्ले में जाके बैठ जाएंगे। ये जब ब्लेसिंग आएगी, ये जब अपॉर्चुनिटी आएगी, तो मैं भी इसमें नहा जाऊंगा। जहां तक ट्रांसफर करने का ताल्लुक था, यहां हम पॉजिटिव केस में हम ट्रांसफर करने की बजाय शेयर करते हैं। अगर मुझे कोई फायदा मिलता है तो मैं दूसरों के साथ शेयर करता हूं और मजे की बात यह कि शेयर करने से मुझे ज्यादा फायदा होता है। किस तरह? मिसाल के तौर पे आप एक घर बना रहे हैं और उसके अंदर आपको 5 खिड़कियां चाहिए। आपने जब लेने गए तो उसने कहा जी 5 खिड़कियां तो आपको मिलेंगी से 5 लाख की, लेकिन अगर आप 10 खिड़कियां खरीदें तो वो मैं आपको 8 लाख की दे दूंगा। आपको तो जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या करते हैं, आपको पता है कि अगर मैं 5 ही लूंगा तो मुझे वो इतने की पड़ेंगी, लेकिन अगर मैं ज्यादा लूंगा तो मुझे क्या फायदा? 3 खिड़कियां तो फिर भी फारग ही पड़ी होंगी, सॉरी 5 खिड़कियां तो फिर भी फारग ही पड़ी होंगी, और मैं ऊपर से 3 लाख ऊपर एडिशनल दे रहा हूं। आप ऐसा करें कि आप फेलो जो बिल्डर्स हैं उनके पास जाएं, उन्हें पूछें कि भाई किसी को चाहिए खिड़कियां इस साइज की? अगर किसी को चाहिए तो आप दोनों का फायदा शेयर हो जाएगा, मतलब 4-4 लाख की दोनों को पड़ जाएंगी। आपका भी लाख बच गया, उसका भी लाख बच गया। इसको कहते हैं शेयरिंग। मिटिगेट का उल्टा है एनहांस। पॉजिटिव रिस्क में हम इसके होने के चांसेस को, प्रोबेबिलिटी को और इससे होने वाले फायदे को बढ़ाना चाहते हैं। वहां तो मिटिगेट में तो घटाने की बात हुई थी, यहां बढ़ाना चाहते हैं। और अगर यहां भी आप कुछ नहीं कर सकते, अगर कोई फायदा नहीं उठा सकते, तो फिर आप एक्सेप्ट कर लीजिए जो कुछ आ रहा है आपके रास्ते में, उसको इसकी फेस वैल्यू पे पिक करने के लिए। तो ये तो जनाब आपकी होगी नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेटजीज। ये इनको अगर आप तफसील से पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। प्रोक्योरमेंट आप पढ़ेंगे तो मैं उसके हवाले से थोड़ी सी चीज आपको एक बताता चलूं। ट्रांसफर करने की बात करते हैं, एक्चुअली देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि आप पढ़ेंगे। सबसे बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफरेंस की बात हो रही है ना, सबसे बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसमें आप अपने ऊपर कम अज कम रिस्क लें और सारे का सारा रिस्क अगले पे शिफ्ट कर दें। आप कौन हैं? आप हैं बायर, और आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है जो आपसे ठेका ले रहा है वो सेल कर रहा है अपनी सर्विसेज आपको, तो वो हो गया सेलर। तो हम ये चाहते हैं कि अपना रिस्क लो करें, उसका हाई कर दें। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ये मुमकिन है उसे कहते हैं फर्म फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आप पहले सोच समझ लेते हैं कि भाई अगर ये घर मैं खुद बनाऊं तो मैं कितने का बना पाऊंगा। फर्ज करें आपको पता लगता है कि ये घर जो है ये 1 करोड़ में बन सकता है, मगर आप खुद बनाए तो, लेकिन बाजार में जो बना बनाया घर बिक रहा है वो 2.5 करोड़ का बिक रहा है, राइट? इसका मतलब है कि अगर मैं किसी से बनवाऊंगा, ठेका दूंगा, तो वो 1 करोड़ और 2.5 करोड़ के दरमियान कुछ चार्ज करेगा मुझसे, लेकिन मुझे पता है 1 करोड़ लगता है, तो उसको उसके सर्विसेज के मैं 1.5 करोड़ तो देने को तैयार नहीं हूं। तो मैं ऐसा करता हूं कि लोगों से मैं बिड मांगता हूं और उन्हें कहता हूं कि जी ये मेरा घर बनाना है और मुझे बताएं कौन कितने में बनाएगा, और ये बिड की बुनियाद पे फैसला होगा कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है। और ये फर्म फिक्स प्राइस की बेस, तो ये पहले बता देते हैं हम। अब वो अमाउंट कहता है जी, फर्ज करें एक कहता है 1 करोड़ 75 लाख रुपए, एक को कहता है 1 करोड़ 50 लाख रुपए। आप कहते हैं जी ठीक है 1 करोड़ 50 लाख रुपए वाला लोएस्ट है, वो आ जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि आप 50 करोड़ ज्यादा देने को तैयार हो गए, मतलब आप 1.5 करोड़ की पेमेंट करेंगे उसको, और वो इसके बदले आपका सारा रिस्क लेने को तैयार है। अगर कोई भी गड़बड़ हो गई
कोई टूट फूट हो गई, कोई नुकसान हुआ, डॉलर वैल्यू, स्टील, कोई चीज इधर उधर हो गई, तो वो 1.5 करोड़ में आपको करके देगा हर सूरत। इसको कहते हैं फर्म फिक्स प्राइस। लाजमी बात है इसके अंदर बायर सेलर ने अपना मार्जिन रखा होता है और आपने भी सोच समझ के उसको अवॉर्ड किया होता है कि यार इस हद तक तो ये दे रहा है, लेकिन अगर मैं खुद बनाता और बिगड़ जाती चीज तो शायद मुझे 2 करोड़ खर्च करने पड़ जाते। इस हिसाब से सोच समझ के आप उसको ये अवार्ड करते हैं और इसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता। मतलब वो ये नहीं कह सकते रिवीजन है या चेंज कर दें और प्राइस, डॉलर की प्राइस नीचे चली गई है या स्टील की कीमत बढ़ गई है, इट इज नॉट योर कंसर्न। आपके साथ एक डील हो गई है, इसी के मुताबिक काम होगा। इसे कहते हैं जी फर्म फिक्स प्राइस। लेकिन एक बात का यहाँ ख्याल जरूर रखना है कि फर्म फिक्स प्राइस में जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बदलनी नहीं चाहिए, क्यों ये फर्म फिक्स प्राइस उस एक स्पेसिफिकेशन जिसके ऊपर उसने बिड किया था उसके ऊपर एप्लीकेबल है। जब आप कहेंगे कि नहीं यार ये कमरे में एक बाथरूम बना दो, वो कहेगा जी ये तो कहीं डिजाइन में है ही नहीं है, मैं क्यों बनाऊं, ये इस प्राइस में तो कवर नहीं होता। और आप कहेंगे यार क्या फर्क पड़ता है बना दो ना, तो वो फिर आपको इतना हैवी चार्ज करेगा, क्योंकि आप किसी और के पास तो जा नहीं सकते, आप काम तो इससे करवा रहे हैं। वो आपको इतना हैवी चार्ज करेगा कि आपको रात को दिन को तारे नजर आ जाए। तो इसलिए आप कभी भी, स्कोप सर्टेन होता है जिन प्रोजेक्ट्स का, उन पे हम फर्म फिक्स प्राइस कर सकते हैं। इसके बाद इसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे कहते हैं फिक्स प्राइस प्लस इंसेंटिव। आप उसे कहते हैं पैसे तो तुम्हें उतना ही मिलेंगे जितने एग्री हुआ है, लेकिन अगर तुम अच्छा काम करोगे या सस्ता काम करोगे या जल्दी काम करोगे तो फिर मैं तुम्हें इनाम दूंगा, इंसेंटिव दूंगा। मिसाल के तौर पे अगर तुमने इस तारीख तक काम कर दिया तुम्हें 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा दूंगा, अगर इस तारीख तक कर दिया 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा दूंगा। तो आप उसे इंसेंटिव दे रहे हैं और बुनियादी तौर पे जो ये फर्म फिक्स प्राइस वाला था उससे कुछ बढ़ के दे रहे हैं। मतलब रिस्क अभी भी उसी के पास है ज्यादा, लेकिन कुछ रिस्क आपने उसका कैरी कर दिया थ्रू इंसेंटिव। इंसेंटिव देख, जितना इंसेंटिव दे रहे हैं उतना रिस्क आप कैरी कर रहे हैं। बट इफ ही स्टार्ट्स परफॉर्मिंग वेरी वेल and he encashed a lot of money out of it, yes of course, ये तो रिस्क है। तो ये फर्म फिक्स प्राइस में इंसेंटिव देने की बात हो रही है। फिर एक और टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं जो आप प्रोक्योरमेंट में पढ़ेंगे, उन्हें कहते हैं कॉस्ट प्लस। कॉस्ट प्लस का मतलब है, ये पहला वाला जो केस था ना फर्म फिक्स वाला, इसमें तो आपने ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। आपने कहा भाई ये इन्वेस्टमेंट भी तुम ही करो, सब कुछ तुम करो, मेरे से तुम बताओ कब कब क्या क्या पेमेंट चाहिए, बस खत्म बात। और मैं घर से, मेरा कोई लेना देना नहीं है, बनाना तुमने है और मुझे चेक कराना है, जब चेक कराओगे फिर तुम्हें उसकी पेमेंट्स में करूंगा जो एग्रीड अपॉन टाइमिंग है। लेकिन कॉस्ट प्लस में आप जब ठेकेदार को हायर करते हैं, आप उसे कहते हैं कि, और बल्कि पाकिस्तान में ट्रेंड ये ज्यादा चलता है, उसे कहते हैं कि भाई तुम ऐसा करो कि इस घर को बनाने में जो मटेरियल लगेगा वो मैं तुम्हें दूंगा, मतलब उसकी पेमेंट मैं करूंगा, लेकिन काम करने की या घर बनाने की जो मेहनत है उसके पैसे तुम्हें मैं अलग से दूंगा। तो इसका मतलब है कि मेजर रिस्क तो आपने उठा लिया ना, कि कीमतों का रिस्क और इसका रिस्क और उसका रिस्क, तो मेजर रिस्क तो आपने उठा लिया। लेकिन इसमें अगर आप कहें ठीक है पैसे तुम उतने ही जितने होंगे तुम मुझसे ले लेना, लेकिन इंसेंटिव तुम्हें देता हूं, अच्छा काम करोगे तो और मेरी पैसे बचाओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो इसे कहते हैं कॉस्ट प्लस इंसेंटिव। और ये प्री डिसाइडेड होता है कि क्या इंसेंटिव आप उसे दे रहे हैं। इससे एक हल्का लेवल है, उसे कहते हैं कॉस्ट प्लस अवार्ड फी। इसका मतलब ये होता है कि जो स्पेक्स आपने दी हैं उसके मुताबिक वो काम करेगा, अगर अच्छा काम करेगा तो उसको कोई इनाम दिया जाएगा जो पहले से अनाउंस नहीं किया जाता कि आपको क्या इंसेंटिव, जैसे इंसेंटिव है उसमें अगर तुम अच्छा काम करोगे इतने % करोगे इतने पैसे मिलेंगे इतने, तो वो नहीं डिसाइड होता। उसमें कंपनी खुद फैसला करती है कि इसको कितना अवार्ड दिया जाए। और ये भी मुमकिन है कि अगर वो काम उन्हें पसंद नहीं आता वो कुछ भी नहीं देते। फिर जनाब एक है कॉस्ट प्लस फिक्स फी। क्या आप उसे कहते हैं कि कॉस्ट तो तुम्हारी मैं दूंगा तुम्हें जो काम करने की, लेकिन तुम्हारी फीस फिक्स होगी। तुम्हारी फीस फिक्स होगी मतलब तुम्हें मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए महीना मिलेगा, बस खत्म बात।
अच्छा, अब जब लाख रुपए महीना मिलेगा, ये तो उसकी तरफ तनख्वाह की तरफ चीज हो गई, और कॉस्ट जो है उसको क्या इंसेंटिव है कि वो आपको अच्छा और सस्ता काम करवा के दे। वो कहेगा मेरी तो नौकरी लगी हुई है ना, लाख रुपया मिल रहा है मुझे, मुझे क्या जरूरत है। क्योंकि इंसेंटिव कोई नहीं है, तो इसमें रिस्क आपका और ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो लाख लाख रुपया खाता रहेगा मंथली, और वो अच्छा काम नहीं करेगा, महंगी चीजें लगाएगा या समथिंग लाइक दैट। मतलब उसका कोई फायदा नुकसान उसे नजर नहीं आ रहा कॉन्ट्रैक्टर को कि वो अच्छा काम क्यों करे। फिर आ जाता है कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, ये सबसे बुरा है। इसमें आपका रिस्क बहुत ज्यादा हाई है, उसका बहुत लो है। एक तो आप उसको मटेरियल की कॉस्ट दे रहे हैं, दूसरा जितनी भी मटेरियल की टोटल कॉस्ट बनेगी उसका 1% आप करेंगे ये मैं तुम्हें दूंगा। तो भाई इसमें उसके पास तो बिल्कुल ही इंसेंटिव नहीं है कि वो अच्छा काम करे, बल्कि उल्टा इंसेंटिव है कि वो महंगा तरीन काम करके आपको दे, ताकि उस महंगे तरीन अमाउंट का 10% उसको मिल जाए अपनी परसेंटेज ऑफ कॉस्ट का। तो दिस इज सबसे ज्यादा डेंजरस ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये जनाब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं रिस्क ट्रांसफरेंस के हवाले से, जिनको हम कंसिडर करते हैं। फिर जो रिस्क होते हैं उसमें इंश्योरेबल रिस्क भी होता है। ये अब इंश्योरेबल रिस्क कौन सा है? ये वो रिस्क है, आपको याद होगा मैंने रिस्क को जब डिफाइन किया था शुरू में, तो मैंने एक बात बताई थी कि रिस्क एक बिजनेस रिस्क होता है, एक प्योर रिस्क होता है। जो बिजनेस रिस्क है उसमें फायदा और नुकसान दोनों हो सकते हैं, प्रॉफिट लॉस। लेकिन जो इंश्योरेबल रिस्क है वो सिर्फ नुकसान ही होता है। मतलब आग लग जाएगी तो क्या होगा, फलानी चीज हो गई तो क्या होगा, तो आप इंश्योरेंस कराते हैं उन नेगेटिव रिस्क की। और जैसे मैंने इंश्योरेंस की फिलॉसफी आपको बताई, आप प्रीमियम पे करते रहते हैं, वो आपसे ओवर द इयर्स देते रहते हैं पैसे, और अगर बीच में कहीं किसी जगह पे कोई डैमेज हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो वो फिर आप इंश्योरेंस क्लेम कर देते हैं। तो ये जनाब डायरेक्ट प्रॉपर्टी डैमेज जो है ये इंश्योरेंस से कवर होता है। इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंशियल लॉस भी आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी डायरेक्ट प्रॉपर्टी लॉस तो हुआ, मेरी फैक्ट्री तो जल गई, लेकिन मेरी फैक्ट्री के जलने के साथ साथ वाले की फैक्ट्री में भी आग भड़क उठी, अब वो तो क्लेम कर देगा आपके ऊपर। तो इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंशियल लॉस भी आप कवर करवाते हैं, जिसको आप सेकंड पार्टी लॉस कहते हैं। आपकी गाड़ी ने अगर किसी की गाड़ी को एक्सीडेंट मार दिया है, तो इंश्योरेंस वाला आप उस पहले तो सेकंड पार्टी की गाड़ी ठीक कराएगा, फिर आपकी भी गाड़ी ठीक कराएगा। तो मतलब आपका डायरेक्ट वाली प्रॉपर्टी में आ गया और उसका इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंशियल लॉस में आ गया। तो अगर आपने सेकंड पार्टी इंश्योरेंस भी कराई हुई है तो फिर वो कवर होगा। और फिर आ जाती है लीगल लायबिलिटी। अगर आपने जो चीज बनाई है, जो प्रोडक्ट बनाई है, उसके अंदर कोई मसला आ गया, सॉफ्टवेयर में बहुत प्रॉब्लम आती है। सॉफ्टवेयर देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब लोग खरीद के ले जाते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे बग निकलते हैं, डिजाइन एरर्स है। सॉफ्टवेयर ही खाली क्यों, आप प्रोडक्शन में देख लीजिए, गाड़ियों में प्रॉब्लम आई है। मतलब एक खास मॉडल गाड़ी का आया और उसके अंदर जनाब टॉपर ओवर हो जाता था, एक्सीडेंट हो जाते थे। उन्होंने फाइंड किया उसके अंदर फलानी चीज ठीक नहीं बनी हुई थी, उसका डिजाइन रॉन्ग था। देन दे हैड टू रिकॉल एवरीथिंग। या ये सैमसंग फोन जो जल जाता था, नोट 7, उसको ले लीजिए, दे हैड टू रिकॉल इट। तो ये जनाब लीगल लायबिलिटीज हैं, इसमें आपको बहुत गहरा नुकसान हो सकता है। डिजाइन एरर्स हैं, बॉडीली पब्लिक बॉडीली इंजरी हो सकती है, मतलब वो मोबाइल फट गया जनाब, नुकसान हो गया बंदे का, और प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस का फेलियर हो सकता है। बहुत सी चीजें इंश्योरेंस लीगल लायबिलिटी में आ जाती है। फिर पर्सनल, मतलब इंश्योरेंस आप कराते हैं, आप पर्सनल जो आपके आपके मुलाजमीन हैं, आप उनको भी इंश्योर करना चाहते हैं, उनका भी मेडिकल का और बाकी खर्चे तो देने होते हैं ना आपने, तो वो पर्सनल भी इंश्योरेंस करानी होती है। उसके अलावा आपने फिर क्या करते हैं कि ये सारी किस्म की इंश्योरेंसेस जो हैं, एक बिजनेस जो है वो रैप अप इंश्योरेंस कर लेता है। वो कहता है जी कि मेरे सारे बंदे भी इंश्योर्ड हैं, मेरी जनाब लीगल लायबिलिटी, मेरा अगर डिजाइन एरर हुआ तो वो भी आप भरेंगे, और मेरे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस भी आप ही भरेंगे। तो एक ही कंपनी के साथ वो ये रैप अप इंश्योरेंस की डील कर लेते हैं, और वो फिर लुक आफ्टर करते हैं उनकी उन तमाम एरियाज। फिर जनाब अगला आ जाता है आपका इंप्लीमेंट रिस्क रिस्पॉन्सेस। ये प्रोसेस जो है, ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था
कि वो रिस्क ओनर होता है, रिस्क एक्शन ओनर होता है। तो बेसिकली हम ये डिफाइन कर देते हैं रिस्क के साथ ही कि इस रिस्क का ओनर कौन है, और फिर वो ओनर स्पेसिफाई करता है कि इसके ऊपर एक्शन कौन कौन लोग लेंगे। ये लोग कोई बाहर से नहीं आते, रिस्क ओनर और रिस्क एक्शन ओनर वगैरह। ये लोग वही जो वर्किंग स्टाफ है जो एक्चुअली काम कर रहा है उन एक्टिविटीज के ऊपर, उन्हीं को ये जिम्मेदारियां बांट दी जाती हैं कि जनाब फलाने फलाने रिस्क का एक्ट तुम इस पे ये एक्शन करोगे। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि अगर आग लग गई तो बाल्टी कौन उठाएगा, फलानी चीज कौन करेगा, किसी ने क्या एक्शन करने हैं। लेकिन जो जो इस टीम को मैनेज कर रहा है, जो इंचार्ज है, वो रिस्क ओनर है। सो जो ही आग लगेगी लोग उसको रिपोर्ट करेंगे, वो जो है वो टीम को मोबिलाइज करेगा, और टीम को अपने अपने काम पहले से पता है। तो रिस्क, ये आपकी जिम्मेदारियां पहले से क्लियर होनी चाहिए। उसके हिसाब से फिर जो जो रिस्पॉन्सेज जब जब होनी है उनको फिर एग्जीक्यूशन में हम वॉच करते हैं। यहाँ समझने की बात यह है कि जो रिस्क रिस्पॉन्सेज हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान नहीं है, वो स्केड्यूल में शो नहीं हो रही है। वो सिर्फ उस वक्त ली जाएंगी, रिस्क रिस्पॉन्सेज उस वक्त एक्टिवेट होंगी जब रिस्क सेंस हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम वॉच आउट पे हैं कि कौन सा रिस्क आने वाला है। तो कुछ ना कुछ इंडिकेशन होगी, कुछ सेंसर्स होंगे जो हमें सेंस करके बताएंगे कि ये रिस्क अब इतना करीब पहुंच गया है। और फिर वो रिस्क के ट्रिगर्स होंगे जो हमें इन्फॉर्म करेंगे। अच्छा, सेंसर सेंस करने वाले को कहते हैं और ट्रिगर उसका इन्फॉर्म करने वाले को कहते हैं। सो फर्ज करें कि आग बारिश होने का चांस है, तो आपने अगर मैनुअल तरीके से ही करना है, आपने एक एक बंदे को हायर किया, उसे कहा कि जाओ जाके उस चोटी के ऊपर बैठ जाओ, और जो ही काले काले बादल आने शुरू हों तो आपने वहां से हमें फोन कर देना है। तो ये वो सेंसर है, वो वहां से सेंस कर रहा है कि बारिश होने के चांसेस कितने बढ़ गए हैं। और जब एक खास पैरामीटर से बढ़ जाते हैं तो वो फिर फौरन आपको कॉल करके बता देता है और उसने आपको ट्रिगर कर दिया। ट्रिगर होने के बाद आपकी रिस्पांस के एक्शन शुरू हो जाते हैं। ये आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है क्या सेंसर होगा, क्या उसका उसका ट्रिगर होगा, और उसके बाद क्या एक्शंस होंगे, और वो ड्यू मार्जिन इसके अंदर मौजूद है। ठीक है जी। तो वो ड्यू मार्जिन रख के हम वो एक्शंस करते हैं, वो पहले से प्री अप्रूव होते हैं, सिर्फ उनको स्केड्यूल में शामिल करवाना होता है परमिशन लेके। दैट्स अबाउट इट। ठीक हो गया जी। तो इम्प्लीमेंट रिस्क रिस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एग्रीड अपॉन रिस्क रिस्पॉन्स प्लान्स। द की बेनिफिट of process is that it ensures the agreed upon risk responses are executed as planned in order to address overall project risk exposure, minimize individual risk project threats, and maximize individual project opportunities. This process is performed throughout the project, और इसके जो इनपुट्स और आउटपुट्स वगैरह हैं वो ये है। इट इज मच सिंपलर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट प्लान पड़ा हुआ है जिसके मुताबिक हमने इंप्लीमेंट करना है। लाजमी होता है रिस्क रिस्पॉन्स उसमें लिखी होगी। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास लेसन लर्न रजिस्टर है, रिस्क रजिस्टर है और रिस्क रिपोर्ट है, और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। टूल सिंपल है, एक्सपर्ट जजमेंट, इंटरपर्सनल टीम स्किल्स हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये वो वर्क फ्लो सिस्टम है जिसके थ्रू आपकी रिपोर्टिंग हो रही है। आउटपुट में आप चेंज रिक्वेस्ट मूव कर सकते हैं, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं जिसमें इशू लॉग, लेसन लर्न रजिस्टर, प्रोजेक्ट की टीम असाइनमेंट में कोई तब्दीली है वो, रिस्क रजिस्टर और रिस्क रिपोर्ट्स वगैरह आ जाते हैं। तो इसके जो टूल्स हैं उनमें आप ये देखिए वेरिएंस और ट्रेंड एनालिसिस जो कि हम पहले करते आए हैं, वही हम कैलकुलेशन जहां बैठ के कर रहे हैं, और हम इंश्योर कर रहे हैं कि कोई चीज वेरिएंस की हद से बाहर ना निकल जाए। ये वही सेंसर और उसकी बात है कि ट्रेंड क्या शो हो रहा है, वेरिएंस क्या शो कर रही है, स्केड्यूल की वेरिएंस को देखें, कॉस्ट की वेरिएंस को देखें, वो जितनी भी चीजें आपने अर्नड वैल्यू में पढ़ी हैं उनके मुताबिक आप चीजों के ऊपर नजर रखते हैं। इसी तरह टेक्निकल परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, इसमें टेक्निकल अकम्पलिशमेंट्स ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टू द स्केड्यूल ऑफ टेक्निकल अचीवमेंट। It requires definition of objective, quantifiable measures of technical performance, which can be used to compare actual results against targets. Such technical performance measures may include weight, transaction times, number of
deliver defects and storage capacity, etc. Deviation such as demonstrating more or less functionality than planned at a milestone can help to forecast the degree of success in achieving the project scope. आप कितना डेविएट कर गए हैं अपनी टेक्निकल परफॉर्मेंस में, ये इंडिकेटिव होगी कि कौन से रिस्क के आने के चांसेस आपके बढ़ गए। चेंज रिक्वेस्ट में हम दो एक्शन जहां पे करते हैं, एक तो करेक्टिव एक्शंस हैं और एक प्रिवेंटिव एक्शन। करेक्टिव एक्शंस हैं जो काम हो चुके हैं, एनीथिंग व्हिच हैज बीन डन, और उसमें कोई गलती हो गई है, मतलब मिसाल के तौर पे आपका डिलीवरेबल गलत बन गया है, आउटपुट में कोई फॉल्ट है, तो उस करेक्टिव एक्शन में हम उसको रिपेयर करते हैं या दुरुस्त करते हैं। रिकमेंडेड प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब है कि इस बात का इम्कान है कि ऐसा हो सकता है, और इसके लिए हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, ये वो रिकमेंडेड प्रिवेंटिव एक्शंस हैं जो हम ले सकते हैं रिस्क की सूरत। फिर जनाब आपकी मॉनिटर रिस्क आ जाते हैं। ये प्रोसेस है, ये असल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब इंप्लीमेंट रिस्क रिस्पॉन्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो असल में नजर रखी है, वैसे तो इंप्लीमेंट रिस्क ने भी नजर ही रखी हुई है और वो जो रिस्क अक्कर होता है उसको रखता जाता है। मॉनिटर रिस्क जो है ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट के रिस्क के ऊपर आंख लगा के बैठा हुआ है, और साथ साथ वो नए रिस्कों को भी आइडेंटिफाई करे। वो जो मैंने जिक्र किया था सेकेंडरी रिस्क, और वो अपना क्या था जी, वो बचा कुचा रिस्क जो था, रेजिडुअल रिस्क, वो भी इसको नजर आते हैं। जब एक रिस्क को डील किया जाता है तो उसको डील करने से पता चलता है रेजिडू क्या बचा, और वो जो रेजिडुअल रिस्क है वो उसको कम करने की जरूरत है या नहीं है। इसी तरह से जब रिस्क आगे से हटता है, उसके पीछे से सेकेंडरी रिस्क निकल आते हैं, जो कि अमूमन तो उसके साइज से छोटे ही होते हैं लेकिन बड़े भी हो सकते हैं। और रेजिडुअल तो मैंने आपको बता दिया कि वो जो आपने रेजिडुअल निकाला था ना आपने के पहले एक्सपोजर इतना था और अब इतना हो गया, तो वो जो बचा कुचा रिस्क क्या है, बचा कुचा वही है 1,000, जो वो जो 1% के हिसाब से जो बचा कुचा है वो, अगर जब तक के आप इस 1% को भी डील नहीं करते। आपने यहाँ क्यों छोड़ दिया, आपने 1% को शुरू में क्यों नहीं ट्रीट किया? उसकी वजह ये थी कि आपको जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंदर टॉलरेंसेस दी गई थी एक्सेप्टेबिलिटी की, वो आप उसमें कहा गया था कि यार 1,000 तक का रिस्क कोई रिस्क नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो बात ठीक होगी। लेकिन लेट अस सपोज कि पूरा रिस्क मैनेजमेंट प्लान ही रिवाइज हो गया, कि चूंकि रिस्क बहुत ज्यादा आ रहे थे और मसाइल बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहे थे, उन्होंने कहा जी आपके रिस्क मैनेजमेंट प्लान में कोई खराबी है। रिस्क मैनेजमेंट प्लान को जब रिवाइज किया तो उसकी जो रिवाइज लिमिट आई टॉलरेंस की, वो आई 500 रुपए, 1,000 रुपए से कम हो गई। और मैंने तो रेजिडुअल रिस्क इसका जो था 1,000 एक्सेप्ट करके रखा हुआ था, अब ये एक्सेप्टेंस की रेंज से बाहर निकल गया, अब एक्सेप्टेंस 500 पे है और मेरा जो रेजिडुअल रिस्क है वो 1,000 है। तो इसका मतलब है कि अब मुझे इसकी वक़्त को 500 और घटाना पड़ेगा। ठीक है जी, मतलब पूरा तो खैर अगर कम कर सकते हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन वो कहते ये हैं कि जो आपको टॉलरेंस दी गई है अगर आप उससे भी कम कर देंगे तो आप कुछ पैसा जाया कर रहे हैं, आप उतना पैसा जाया ना करें, आप थोड़ा सा रिस्क ले लें। बट एनीवेज ये आपके ऊपर है, मैं फिर वही कहूंगा कि ये आपकी स्वाबदीद है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। इसी वजह से मैं कहता हूं आपको बहुत ज्यादा होशियार होना पड़ेगा। तो की बेनिफिट इस प्रोसेस का है कि ये आपको प्रोजेक्ट के डिसीजंस लेने की लिए एनेबल करती है टू बी बेस्ड ऑन करंट इंफॉर्मेशन आफ्टर ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क एक्सपोजर एंड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट रिस्क। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम नए नए रिस्कों को भी आइडेंटिफाई करते रहते हैं, पुराने रिस्कों को भी डील करते हैं, नजर भी रखते हैं, और बाकी रेजिडुअल और सेकेंडरी रिस्क से भी डील करते हैं। मॉनिटर रिस्क में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है जिसमें रिस्क मैनेजमेंट प्लान है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें इशू लॉग, लेसन लर्न, रिस्क रिपोर्ट और रिस्क रजिस्टर मौजूद हैं, वर्क परफॉर्मेंस डाटा और वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। अब मॉनिटर है ना, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में है हम, तो आपको पता होगा कि वर्क परफॉर्मेंस डाटा क्या चीज है और क्यों आया यहाँ पर। इनपुट में वर्क परफॉर्मेंस डाटा का होने का मतलब है कि आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में हैं और आपको एग्जीक्यूशन से ये वर्क परफॉर्मेंस डाटा आ रहा है,
for the whole project. Or as a monitor of the risk, you are supposed to analyze this situation. And then after your technical analysis, ये data analysis आपने किया, technical performance analysis, reserve analysis, नतीजे में आपने वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन क्रिएट करके मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क को भेज दी और उसने सारे लोगों से लेके उसे कंसोलिडेट किया और उसकी रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट की एक कॉपी इसको फिर इनपुट में मिल जाएगी। ये नीचे जो वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट लिखा हुआ है, आप ये देखिए कि ये वो प्रोसेस है जिसमें वर्क परफॉर्मेंस डाटा भी जा रहा है, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी जा रही है और निकल वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन भी रही है। तो ये वो एक मेरा ख्याल है वाहिद प्रोसेस है जिसमें ये सब कुछ हो रहा है। तो मतलब इसमें जो उसकी फाइनल रिपोर्ट है वो भी बन के आती है और इसके अलावा आप ऑडिट्स कैरी आउट करते हैं, रिस्क के मीटिंग्स करते हैं। नतीजतन आप अगर कोई समझते हैं कि प्रोजेक्ट में चेंज रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड है तो आप वो चेंज रिक्वेस्ट कर सकते हैं और लाजमी बात है, आपको पता है कि वो परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल में चेंज रिक्वेस्ट जाती है। प्रोजेक्ट में प्लान में अब तब्दीली हो सकती है, अपडेट हो सकता है किसी भी कंपोनेंट में, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में अपडेशन हो सकती है इन तमाम चीजों में, और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट भी अपडेट हो सकती है। तो जनाब मॉनिटर रिस्क के अंदर in order to ensure the project team and key stakeholders are aware of the current level of risk exposure, project work would be continuously monitored for new, changing and outdated individual project risk. मतलब जो रिवाइज्ड लिस्टें बनेगी रिस्कों की, उसके हिसाब से सब एनालिसिस दोबारा होगा, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, सब कुछ। तो वो सारे काम तो इसने करे हैं। और मॉनिटर रिस्क प्रोसेस यूजेस परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन जनरेटेड ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, मतलब वो जो वर्क परफॉर्मेंस डाटा था उसको ये इस्तेमाल करती है। फिर वो इंप्लीमेंटेड रिस्क रिस्पॉन्सेज की इफेक्टिवनेस को देखती है, वो जो इंप्लीमेंट रिस्क रिस्पॉन्सेज हुई हैं वो कितनी सूदमंद साबित हुई। लेवल ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क को तब्दील हुआ कि नहीं, पहले तो कुछ और था अब क्या हो गया। स्टेटस ऑफ आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट रिस्क हैज चेंज्ड, न्यू इंडिविजुअल प्रोजेक्ट रिस्क हैव अरीजन, उनको देखती है। रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच में कोई तब्दीली तो नहीं है, उसको देखती है। प्रोजेक्ट असम्पशंस जो हमने ली थी क्या वो अब तक वैलिड हैं? जैसे मैंने कहा था कि असम्पशंस को आप रेड फ्लैग के तौर पर ट्रीट करेंगे जब तक कि वो असम्पशन अदरवाइज प्रूव नहीं हो जाती कि या तो करेक्ट और या फिर उसकी जगह कोई और नया फैक्ट आके ले लेता है। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो हमने बनाए थे रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंदर, उनको ये फॉलो करेगा। कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स फॉर कॉस्ट एंड स्केड्यूल, उनमें अगर कोई तब्दीलियां मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है वो करेगा। और प्रोजेक्ट की स्ट्रेटजी जो है वो क्या भी वैलिड है इसको देखेगा। डाटा एनालिसिस में वही दो चीजें जो हमने पहले भी पढ़ी थी, टेक्निकल परफॉर्मेंस एनालिसिस और रिजर्व एनालिसिस, और ये सब चीजें करके हम रिस्क की एंड पे पहुंच गए। सो ये है जी रिस्क मैनेजमेंट। और मैंने अभी जब ये अभी जो ब्रेक के बाद से जो मैंने डिस्कशन की है उसमें मैंने आप लोगों को बिल्कुल नहीं छेड़ा। उसकी वजह ये कि मुझे रिस्पांस नहीं मिल रही थी जिस तरह की मैं रिक्वायर्ड कर रहा था। अभी चूंकि ये सब मैटर हमने खत्म कर लिया है तो मुझे यहाँ पे आपकी डिस्कशन चाहिए। मुझे ये समझना है कि आप लोग इसको कितना समझे और जहां कहीं शकूक हैं तो उनको हाईलाइट कीजिए ताकि उस बात को डिस्कस कर लिया जाए, एक दफा मुका दिया जाए उस केस को। जी जनाब। जी अर्शद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब। सर काइंडली मुझे थोड़ा सा सर पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्क थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि जहाँ पे हमने सारी बात की है जी जी पॉजिटिव रिस्क, तो पॉजिटिव रिस्क और नेगेटिव रिस्क इसमें मेन जो कोर डिफरेंस है सर वो क्या होएगा? और ये तो है कि दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी प्रोजेक्ट के साथ सर, जी बिल्कुल। और इम्बेड भी होगी इसमें, इनकी मिटिगेशन वो सारी टेक्निक बिल्कुल समझ आ गई, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि सर हाउ वुड इट जैसे मैंने रिमेन एंड स्टे टुगेदर। जैसे मैंने अभी ये कहा आपको कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक मतलब डील है आपके पास कि आपको खिड़कियां जो हैं वो अगर आप ज्यादा लेंगे तो सस्ती मिल जाएंगी। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफर्ड टू यू
कैन यू अवेल इट? अगर मैंने 5 ही खिड़कियां लेनी है, मुझे 10 नहीं चाहिए, तो क्लासिकली स्पीकिंग आई कैन नॉट अवेल दिस अपॉर्चुनिटी. इफ आई वांट टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, आई हैव टू बाय 10 and I don't need 10. That case, I would like to collaborate with some other project manager and convince him कि अगर उसको ये 5 खिड़कियां चाहिए तो फिर हम दोनों मिलके ये फायदा उठा सकते हैं. सो मैंने फायदे को या अपॉर्चुनिटी को शेयर कर लिया. सो दिस इज अ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी. मतलब यू हैव टू एक्चुअली कन्वर्ट दिस अपॉर्चुनिटी. ये ऐसा नहीं होगा कि खुद आ जाएगी. या और नेगेटिव तो मेरा ख्याल है आप नेगेटिव तो समझते ही हैं आप. नेगेटिव प्लेयर है सर बिल्कुल. और इस तरह की और कोई भी चीज हो सकती है. मिसाल के तौर पे आपको कोई ब्लेसिंग मिल रही है, आपको कोई फायदा मिल रहा है, आप समझते हैं कि जनाब मैं अगर इस इलाके में रहूंगा तो मुझे पता नहीं क्या फायदा हो जाएगा, तो आप जान से मिसाल के तौर पे आप मुसलमानों की हैसियत देखें. एक मुसलमान की ख्वाहिश है जी मैं मक्का मदीना चला जाऊं, वहीं पे मैं वहीं मरूं जाके. ठीक है, एक ब्लेसिंग है. तो उसके लिए वो कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हो. मतलब यहाँ सारी जायदाद बेच बाज के ये करके वहीं जाके बस जाता है. और वहां पे जाके जरूरी भी नहीं है कोई घर लेगा या कोई लाइफस्टाइल बनाएगा. वो मस्जिद की क्या कहते हैं किसी कोने में बैठा हुआ है, मांग के खा रहा है. मैं कहने का मकसद है वो उसके लिए वही उसके लिए अपॉर्चुनिटी है. उसके लिए सब कुछ उसने कुर्बान किया. जी जनाब, एनी अदर रिमार्क्स? और कोई? आशिर भाई आज आप बहुत खामोश हैं, बिल्कुल सिरे से कुछ नहीं बोले. कुछ बातचीत करेंगे? जी आशिर अहमद. सर मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही, जबरदस्त. जी जी सर, वो मेरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था, पॉजिटिव और नेगेटिव से, लेकिन वो किसी और सर ने पूछ लिया था तो वो क्लियर हो गया मेरा. बाकी आज का कोई मतलब बिल्कुल ठीक था, डिटेल्ड था, तो इतना इशू नहीं हुआ किसी चीज में. वो जो एस कर्व थी और जो बाकी चीजें थी सारी, डिसीजन ट्री. बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल जबरदस्त. जी सर. और जनाब एनी अदर कमेंट्स? रिजवान साहब, रिजवान बशीर साहब. मुझे कुछ डिफिकल्टी हो रही है आपका माइक ऑन करने में. आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम. हाँ जी, अब मेरा ख्याल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ. हाँ जी रिजवान साहब बोलिएगा. आपका तो माइक जबरदस्ती बंद हुआ है, किसी तरह से नहीं खुल रहा. अच्छा, रिजवान साहब का ही बंद हुआ है और किसी का नहीं हुआ. जी एनीवन एल्स? एनीवन एल्स कोई बोलना चाहे? मुस्ताइन, उमर साहब, वसीम. सर आपने जो आज वो डिसीजन ट्री जो हमें पढ़ाया है प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए, जी जी. सर मेरा सवाल ये है कि इससे पहले आपने कॉस्ट एनालिसिस भी करवाया था, जैसे एनपीवी और दूसरे मतलब जो फाइनेंशियल जो चीजें थी उसको देख के हम लोग प्रोजेक्ट सिलेक्शन करते थे. जी जी. सर अगर इन दोनों का कोई कंपैरिजन है, जिस तरह आज हम डिसीजन ट्री के और वो जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसमें रिस्क मैनेजमेंट हो सकती है. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर रिस्क मैनेजमेंट हो सकती है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट में आप डिफरेंट रास्ते सिलेक्ट करते हैं कि जी, मतलब ये नहीं है कि एक को सिलेक्ट करते हैं. आप बुनियादी तौर पे ये देखते हैं कौन सा रास्ता ज्यादा सूदमंद साबित होगा. तो वो जो अप्रोचेस सिलेक्ट करना है उसमें भी इसका इस्तेमाल आ सकता है. तो बुनियादी तौर पे ये रिस्क के लिए है कि आपकी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू कहाँ ज्यादा है. और अगर देखा जाए तो ये सब कुछ स्टैटिस्टिक्स है. ओके सर. उमर मसूद साहब, जी सर. कोई कमेंट? नहीं सर, क्लियर हो गया. अच्छा जी. और कौन है जी? यासिर भाई आज आप बिल्कुल नहीं बोले, क्या बात है, नाराज हो गए हमसे? अच्छा, मुस्ताइन आपसे बात होगी मेरी कि नहीं हुई अभी तक? ओके, चलें जी. अगर आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का सेशन हम क्लोज करते हैं. लेकिन ये देखिए कि
मैंने अभी आपको, ये किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी रिस्क की क्लास तो ये खत्म हो गई, इसके अलावा अभी जो आपकी क्लासेस होनी है कल, हाँ जी बिल्कुल, कल आपकी जो क्लास है वो रिसोर्स मैनेजमेंट की है। फिर 20 तारीख को आपकी क्लास कम्युनिकेशन की है, अगले मंडे और अगले ट्यूसडे को स्टेक होल्डर की है। हो सकता है ये दोनों क्लासेस भी मैं ही लूं, और उसके बाद जनाब 21 तारीख को खुर्रम आपकी क्लास लेंगे प्रोक्योरमेंट की, नहीं तो ये पहले कौन सी थी, हाँ रिसोर्स की। 14 को खुर्रम की क्लास है रिसोर्स मैनेजमेंट की। 27 को खुर्रम की क्लास है प्रोक्योरमेंट की। 28 को वसीम की क्लास है एमएस प्रोजेक्ट की। 3 तारीख को प्राइमावीरा की क्लास है, और 4 तारीख आपकी आखिरी क्लास है जो कि क्लास नहीं बल्कि एग्जाम है। ठीक हो गया जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं इसके हवाले से? जी आशिर अहमद साहब। जी आशिर, सर मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। जी जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि ईद के तीसरे और चौथे दिन, मतलब ये हमारे जिनमें से एक दिन एग्जाम है और एक दिन क्लास है, हाँ तो किसी तरह से हम इसको उससे नेक्स्ट वीक में नहीं कर सकते सर? ट्रैवलिंग में आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ईद के तीसरे और चौथे दिन फिर ये हमें एग्जाम भी देना है ईद के चौथे दिन। सर देखें, बात यह कि ईद की छुट्टी तो होती है 3 दिन। ईद का दिन जी सर इकतीस है, बिल्कुल। तीसरा चौथा आप कैसे कह रहे हैं? ईद का दिन पहला दिन है, उसके बाद 1 तारीख है और 2 तारीख है, इससे ज्यादा कौन सी ईद होती है? सर मैं असल में वो ट्रैवलिंग के हिसाब से थोड़ा कह रहा था कि हम्म। ठीक है सर, अच्छा, इन इशू केस नहीं है। अगर प्रॉब्लम है ना, आप यूं जी कीजिए कि जी एक दफा डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि है तो नस्ट का प्रोग्राम ना, नस्ट वालों से पूछ लें। जी जी अगर वो कहते हैं जी 1 हफ्ता आगे कर लें तो आगे कर लेते, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। सर, नष्ट वालों से मतलब ये पीडीसी की आप बात कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट की? जी हाँ, जी हाँ। जी ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ। फोन कर लें इमरान नबी साहब को, अगर आप समझते हैं कि ये होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इट इज नॉट ठीक दैट इम्पोर्टेंट के मतलब ईद आपने कर ली, वापस आ जाएं, अब आप वहाँ क्या बैठे हुए हफ्ता गुजारना है वहाँ। तो ठीक है सर। चलें चलें जी, ठीक है, चलें जी। ठीक है। थैंक यू थैंक यू वेरी सर। मच, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। जी वसीम, कुछ क्या चाह रहे हैं आप? जी सर, सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो ये एग्जाम ऑनलाइन है ना सर, क्योंकि राइट नाउ आई एम इन कराची, जी जी ऑनलाइन तो होगा सर, ये ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम होगा? जी राइट सर, तो ऑनलाइन। फिर तो कोई मसला नहीं है। जी राइट सर, राइट सर, थैंक यू सर, ओके थैंक यू वेरी मच सर, इट्स अ वेरी गुड सेशन टुडे। थैंक यू टेक केयर। अरशद साहब, जी अरशद साहब। जी सर, सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, इनफैक्ट मैं इसलिए पूछ रहा था कि सर यहाँ पे बिजली गई थी और मैं डाटा कनेक्शन से सर मैं आई गॉट कनेक्टेड लेटर इन अच्छा फॉर 2-3 मिनट्स, लास्ट 2-3 मिनट्स सर। तो मैंने पूछना सर ये था कि ये जो अभी हमने ना सर माशाल्लाह बड़े एग्जॉस्टिव सेशंस थे आपके, तो खास तौर पर बहुत इंटरेस्टिंग थे। और ये बजाय है कुछ हमारे पास 3 एक सोर्सेज बन जाती हैं सर। एक तो आपकी ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, फिर जो हमारे पास स्लाइड्स हैं, और फिर एक वो जो पीएमबीओ के है सर, वॉल्यूम 6 जो है। जी हाँ बिल्कुल। तो हम देखें तो ये तीनों को हमें कंसल्ट करना पड़ता है कभी कभार जिलेट से, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब सर थोड़ा सा अगर आप जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता देते कि मेनली कितना फोकस रहे कि हम स्लाइड्स को देख लें। रिकॉर्डिंग्स तो अवेलेबल हैं, बड़ी यूजफुल भी हैं, किसी भी वक्त कंसल्ट हो जाती हैं, जी जी बिल्कुल। क्योंकि बुक में चीजें हैं तो सही, लेकिन बहुत सारी चीजें राइट लेफ्ट हैं सर। पढ़ने की कोशिश की है, कई दफा बंदा खो भी जाता है और यू यू फील लाइक लॉस्ट, क्योंकि इनिशियल कोर्स है ना सर, बाद में मे बी वी बिकम कॉम्पिटेंट। जी जी हाँ सर। सर, पहली बात तो ये है कि जो कुछ बुक में है वो मेरी स्लाइड्स में है, सब जी कुछ, सर बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है सर। एवरीथिंग सर, इज देयर। द ओनली डिफरेंस इज कि सर इसके अंदर गुफ्तगू शामिल है और इसमें डिस्क्रिप्शन शामिल है, एग्जाम्पल शामिल है, तो उसकी वजह से वो आपको ज्यादा बेहतर समझ आता है। मेरा ख्याल है दिस इज एनफ, इतना मैटर आपके पास है तो एनफ है। उसके उसके ऊपर आप एग्जाम की जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट,
जब आप एग्जाम की तैयारी करने का माइंड मेकअप करें तो फिर आपको एक पूरी अप्रोच लेनी पड़ेगी कि आपने ना ये 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन जो भी रिजर्व करने हैं अपने लिए, उनका स्केड्यूल बनाएं और उसमें आप जो मैंने पढ़ा है या जो पीएमबीओ के में लिखा है उसके हिसाब से ना पढ़ें। आप अपने सामने एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन की किताब खोल के रख लें और उसको टिक करते जाएं कि यार ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हो गया है, इसमें थोड़ी डाउट है, इसको पढ़ लेता हूं। कहाँ से पढ़ते हैं आप? बेशक मेरे लेक्चर से सुने, बेशक आप किताब में ढूंढ लें उसे या कोई और किताब से ढूंढ लें, क्योंकि ये बात फर्मली श्योर है कि एग्जाम सारे का सारा पीएमबीओ के से नहीं आना, पीएमबीओ के से बियॉन्ड आना है, क्योंकि ये पीएमपी का एग्जाम है और पीएमपी का एग्जाम सिनेरियो बेस्ड है। तो एक्सपीरियंस पीएमबीओ के में कहाँ एक्सपीरियंस है, वो तो नॉलेज है। तो इस नॉलेज को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको वो सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दोस थिंग्स, ओनली देन यू शुड। जी सर। एग्जाम तभी अटेम्प्ट कीजिए और एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले आपको बहुत सारे सवाल भी करने हैं, जो मैंने दिए भी हुए हैं आपको बहुत सारे, उसमें से भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपने बहुत सारे करने हैं ताकि आपको अपनी कैपेबिलिटी का जी सर बिल्कुल। तो ये है सर। इवन वो फ्लैश कार्ड्स भी काफी हेल्पफुल है सर जो आपने दिए हैं ग्रुप में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं लिखता जाता हूँ, रोजाना में लिखता हूँ 2-4 तो बस ठीक है सर। तो लेकिन आप लोग ने मुझे बताना जरूर है जब कोई एग्जाम देने लगे तो प्लीज मेरे साथ इन टच हो जाएं ताकि मैं फिर आपको थोड़ा। सर अच्छा सर, ये जो आपका इस हमारे डिप्लोमा का जी जी सर। अच्छा सर, ये जो नस्ट का एग्जाम है जो हमारा डिप्लोमा वाला है, इसमें जो ऑनलाइन एग्जाम होना है सर, तो ये सर होपफुली ये मतलब मल्टीपल चॉइस सिनेरियो में होगा सर, जैसे आपने क्विज़ लिए थे सर कुछ तो एक दो सर। बिल्कुल मल्टीपल चॉइस होगा, सारे का सारा उसी तरह होगा, ऑनलाइन होगा सर। और इसमें मेनली जो हमने स्लाइड्स आपकी सर जो सर, कोई मैटर। और वैसे तो मतलब जनरल रूल सर स्लाइड्स ही काफी सारा कंटेंट जो है वो कवर किया हुआ है क्या सर। बेसिकली ये एग्जाम काफी हद तक पीएमपी के पैटर्न पे होगा और आपसे टेस्ट देखा भी हुआ है। सर हम सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक। वो मेरा ख्याल है आपकी भी नहीं सही आ रही। तो क्वेश्चन पीएमपी के पैटर्न पे ही होगा एग्जाम जो है। चलें जी, अभी फिर ब्रेक ऑफ कर देते हैं क्योंकि अभी आवाज आनी भी बंद हो गई है। सो लेट्स मीट अगेन सम टाइम, वो जो भी अगली क्लास आएगी इंशाल्लाह देखते हैं। ओके जी, टेक केयर एंड खुदा हाफिज।